हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग के बारे में। आज की वीडियो में हम सभी मानव रोग को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जीवाणु जनित, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और आनुवांशिक रोग सभी को कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग थ्योरी डिटेल में कवर करेंगे इन रोगों को और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग भी पहले थ्योरी कंप्लीट करें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ कब होता है, यानी कि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो स्वास्थ्य आरोग्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। और मानव रोग की बात करें तो मानव रोगों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है, कवक जनित रोग और आनुवांशिक रोग। इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में। जीवाणु जनित रोग के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु के बारे में जान लें, उसके बाद फिर हम जीवाणु जनित रोग देखते हैं। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, जो कि हॉलैंड के हैं, और इन्होंने खोजा था, दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा था और इन्होंने इसका नाम दिया था सूक्ष्म जीव। इन्हें सूक्ष्म जीव कहा था। लीवेनहॉक को जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो लीवेनहॉक को कहते हैं। और जीवाणु के नाम की बात करें कि जीवाणुओं का नाम जीवाणु किसने दिया था, तो वो दिया था एहरनबर्ग ने। तो दोनों चीजें याद रखें कि जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। लेकिन इन्होंने जब खोज किया तो इसका नाम जीवाणु नहीं दिया था, इन्होंने सूक्ष्म जीव कहा था। और जीवाणुओं का नाम जीवाणु किसने दिया था, तो वो एहरनबर्ग ने दिया था। इसके बाद अब हम लोग मानव रोग पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रोगजनक यानी पैथोजन और रोगवाहक किसे कहते हैं। तो पैथोजन यानी कि रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। और रोगवाहक किसे कहते हैं, तो रोगवाहक ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोग को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है। जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, ये एक जीव से दूसरे जीव तक क्या करते हैं, रोग को लेकर जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं। अब हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आता है आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी और सिफिलिस। ये रोग आते हैं जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से यही पूछा जाता है डायरेक्ट कि रोग का नाम देकर के पूछ लिया जाता है ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है। तो इनकी ट्रिक भी है, आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं ट्रिक से नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ट्रिक आपने पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं से ट्रिक आपने पढ़ ली है और आपको याद भी है। तो मैं इनके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये रोग कैसे फैलता है, रोगवाहक कौन होता है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैजा के बारे में। हैजा किस बैक्टीरिया से होता है, तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है हैजा। और प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, तो आंतें प्रभावित होती हैं। और लक्षण क्या है, दस्त और उल्टी, शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर का पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी को इसमें पानी उबालकर बॉयल करके पीना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं। और ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। और प्रभावित अंग इसमें भी आंत है। और टाइफाइड टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। और इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इससे रोगी को सर दर्द के साथ बुखार आता है। फिर अगला रोग है निमोनिया। तो निमोनिया किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है न्यूमोनिया। और प्रभावित अंग इसमें होते हैं फेफड़े। लक्षण क्या है इसके,
तो बुखार, श्वास लेने में तकलीफ, ये सब है निमोनिया के लक्षण। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है और इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि निमोनिया रोग किस बैक्टीरिया से फैलता है, और या फिर इसके लक्षण क्या हैं, या फिर प्रभावित अंग क्या है। तो ये चीज़ें आप जितने मैंने लिखा है ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला है प्लेग। प्लेग का बैक्टीरिया कौन सा है, किस बैक्टीरिया से फैलता है प्लेग? तो यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है प्लेग, और प्रभावित अंग फेफड़े और लिम्फ नोड्स। लक्षण क्या है इसके? बुखार, सिरदर्द व शरीर में काले धब्बे पड़ जाते हैं। प्लेग खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है जो यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है, यानी ये बीमारी किससे फैलती है? तो चूहों से फैलती है। और इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े इस बीमारी को फैलाते हैं, यानी कि चूहों से जो कीड़े, चूहों में जो कीड़े बैठ जाते हैं उनका खून पीते हैं, वही इस बीमारी को फैलाते हैं। तो प्लेग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। और इसका जीवाणु कौन सा है? तो यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से प्लेग फैलता है। इस रोग को ब्लैक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि काले चूहे रोग जनक के मुख्य वाहक होते हैं और इसी वजह से इन्हें ब्लैक रोग कहते हैं। ये हवा या संपर्क में किसी अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, उंगलियां काली पड़ने लगती हैं और रोगी को बुखार, ठंड, कमजोरी, सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। तो ये तो थी प्लेग की जानकारी। फिर नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है डिप्थीरिया। और प्रभावित अंग कौन सा है? तो श्वास नली इसमें प्रभावित होती है। लक्षण क्या है? श्वास लेने में तकलीफ एवं दम घुटना। और इसकी वैक्सीन कौन सी है? तो डीपीटी। डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया में, तो इसे आप याद रखें डीपीटी को, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है टीका से भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है। तो डिप्थीरिया में डीपीटी की वैक्सीन लगती है। और यह रोग कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में ना कि इसमें गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है, जिसकी वजह से श्वास लेने में परेशानी होती है, जिससे कि रोगी का दम घुटने लगता है और इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। और डीपीटी के टीका के अंतर्गत 3 बीमारियों का टीका लगता है। कौन कौन सा है? तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टुसिस और टी से हो जाएगा टिटेनस। तो डीपीटी का टीका के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस आती है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्टुसिस यानी काली खांसी। काली खांसी किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से फैलती है? तो हीमोफिलिस पर्टुसिस या फिर बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से फैलती है काली खांसी। और प्रभावित अंग है इसमें श्वसन तंत्र, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और लक्षण क्या है इसमें? लगातार खांसी आना इसका लक्षण है। और वैक्सीन इसमें भी डीपीटी की वैक्सीन लगती है, हमने बात की अभी डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। और यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस या फिर बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगली बीमारी है टिटनेस। टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है टिटनेस। और इसमें प्रभावित अंग क्या है? तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। लक्षण है इसके बुखार और जबड़ा लॉक हो जाता है। टिटेनस को धनुष्टाकार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धनुष्टाकार रोग किस रोग को कहते हैं? तो टिटेनस को कहते हैं। और यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है और इसके जीवाणु जख्म से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर शरीर में कहीं पर भी जख्म है तो उस जख्म के रास्ते से इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद अगला है सिफिलिस। इस रोग का कारक कौन सा बैक्टीरिया है? तो ट्रैपोनोमा पैलिडम इस रोग का बैक्टीरिया है, यानी इस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस होता है। और प्रभावित अंग कौन सा है? तो जननांग इसमें प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है? शिश्न या फिर योनि पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं सिफिलिस रोग में। और इस रोग का कारक अभी हमने बात कर ली कि ट्रैपोनोमा पैलिडम है और इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से होता है। इस रोग में शिश्न या
योनि पर लाल रंग के दाने और बाद में शरीर पर चकत्ते और अंत में इस रोग में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है तपेदिक। तपेदिक किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका कारक क्या है? तो इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इन कारक के नाम आप जरूर याद रखें, इन जीवाणुओं के नाम याद रखें, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो तपेदिक किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। और प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है इसका? खांसी के साथ ब्लड आना, यानी खांसने में रक्त भी साथ में आता है, ब्लड आता है। और वैक्सीन कौन सी है? तो बीसीजी की वैक्सीन इसमें लगती है। तो वैक्सीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैक्सीन का नाम भी आप याद रखें, बीसीजी की वैक्सीन लगती है। और इसके लक्षण बुखार आना, वजन व शक्ति में कमी होना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में परेशानी। इसके बाद अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का कारक क्या है, किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। और प्रभावित अंग इसमें क्या है? तंत्रिका तंत्र और स्किन यानी त्वचा इसमें प्रभावित होती है। और लक्षण है इसके त्वचा पर चकत्ते, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, ये इसके लक्षण है। और यह बीमारी बात कर ली हमने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। और इस रोग की रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु जनित रोग हमने पढ़ लिए हैं, बैक्टीरियल डिसीज हमने पढ़ लिए हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं हमने सबके बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग के बारे में जानने से पहले हम वायरस क्या है यानी विषाणु क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो रूसी वैज्ञानिक हैं दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। सबसे पहले विषाणु की खोज किसमें की गई थी? तो तंबाकू के पत्ते पर सबसे पहले विषाणु की वायरस की खोज की गई थी। तंबाकू मोजेक में इसकी खोज की गई थी। इन्होंने देखा था कि तंबाकू के पत्ते पर ये वायरस है और ये तंबाकू के पत्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। तो विषाणु की खोज किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने की थी, ये चीज याद रखें। और तंबाकू मोजेक में इसकी खोज हुई। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। गलसुआ है, चेचक है, छोटी माता, खसरा, पीलिया या फिर हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, इबोला, इन्फ्लुएंजा, जुखाम यानी कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, डेंगू फीवर, ट्रेकोमा, रेबीज और मेनिनजाइटिस, ये सब हैं विषाणु जनित रोग। और इनकी भी आपने ट्रिक कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी पहले से कि विषाणु जनित रोग याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो इन ट्रिक से तो आपने याद ही कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यही तो पूछा नहीं जाता है ना कि कौन सा रोग विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल में। तो हम लोग उसी डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं विषाणु जनित रोग के अंतर्गत जुकाम यानी कॉमन कोल्ड को। ये किस वायरस से फैलता है? तो ये राइनो वायरस से फैलता है। और प्रभावित अंग है इसमें श्वसन तंत्र। लक्षण क्या है इसके? थकान, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, ये इसके लक्षण हैं जुकाम के। और यह रोग मौसम बदलते समय होता है। मौसम जब भी चेंज होगा तो जुकाम हो जाता है। और इस रोग के प्रमुख लक्षण है श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन। श्वसन मार्ग की जो म्यूकस झिल्ली होती है इसमें सूजन आ जाती है और गले में खराश हो जाती है। छींकना, नाक बहना आदि इस रोग के लक्षण हैं, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहता है और उसके बाद सही हो जाता है। और इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा फैलता है। और इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से भी वहां वायरस कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। तो आप देखते हैं घर में अगर किसी एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए तो सबको हो जाता है। क्यों? क्योंकि छींकने से जो मुक्त बिंदु कण होते हैं वो जो हवा में फैल जाते हैं वायु में, उसके द्वारा भी ये फैलता है। या फिर जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी वस्तु को छू ले तो वहाँ पर भी उसे वायरस कण लग जाते हैं। तो इतनी बातें आप कॉमन कोल्ड से याद रखें जुकाम से कि वायरस कौन सा है, तो राइनो वायरस है और प्रभावित अंग इसमें है श्वसन तंत्र। अगली बीमारी है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का वायरस कौन सा है? तो ये अरबो वायरस के कारण होता है। कारक है इसका अरबो वायरस। और प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर, पूरी बॉडी प्रभावित होती है। लक्षण क्या है इसके? बुखार आना, प्लेटलेट्स में कमी और जोड़ों में दर्द।
डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरती हैं, बहुत तेज़ी से कमी आती है प्लेटलेट्स में, और जोड़ों में दर्द काफ़ी होता है। और रोगवाहक क्या है इसका, तो एडिस इजिप्टी मच्छर है इसका रोगवाहक। तो याद रखें, डेंगू ज्वर किस वायरस से होता है, अरबो वायरस के कारण होता है, और रोगवाहक है इसका एडिस इजिप्टी मच्छर। और लक्षण क्या है, बुखार, प्लेटलेट्स में कमी और जोड़ों में दर्द। और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसे भी याद रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, तो डेंगू फीवर को ही हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, इसको याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। ये किस वायरस से फैलता है, तो ये फैलता है वेरियोला वायरस के कारण, और प्रभावित अंग है इसमें संपूर्ण शरीर। लक्षण क्या है, बुखार आना और शरीर में दाने पड़ना, जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रेड कलर के पूरे दाने पड़े हुए हैं ना, तो ये चेचक के स्मॉल पॉक्स के दाने हैं। और इसके वायरस हवा में रहते हैं, यह जीवन में केवल एक बार होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि चेचक या स्मॉल पॉक्स ये जीवन में सिर्फ एक बार होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो चुका है तो उसको फिर दोबारा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। और वायरस कौन सा है इसका, तो वेरिसीला वायरस से होता है चिकन पॉक्स। और प्रभावित अंग इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। लक्षण इसके क्या है, हल्का बुखार आता है इसमें, और शरीर में दाने इसमें भी पड़ते हैं। तो चेचक और छोटी माता दोनों में ही प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है, और दोनों में ही फीवर आता है, और फीवर के साथ शरीर में रेड कलर के स्पॉट यानी दाने पड़ जाते हैं। यह रोग भी चेचक की भांति है, अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर में पित्तिकाएं निकल आती हैं, और इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। इसके बाद अगला है पोलियो। पोलियो का वायरस कौन सा है, तो पोलियो वायरस है। प्रभावित अंग इसमें है तंत्रिका तंत्र। पोलियो में क्या प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और लक्षण क्या है इसमें, हड्डियों में झुकाव आ जाता है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बच्ची है ना पोलियो से ग्रसित है। तो लक्षण क्या है इसमें, हड्डियों में झुकाव। इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जोनास एडवर्ड सॉल्क ने की थी। वह इंजेक्शन द्वारा दी जाती थी। जो टीके की खोज हुई थी पोलियो की, जिसे खोजा था जोनास एडवर्ड सॉल्क ने, वह इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसके बाद अगली बीमारी है एड्स। एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है एड्स। और HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म है। तो कभी कभी HIV की फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें कि HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC। और WBC का काम क्या है, तो WBC हमारी बॉडी को रोगों से बचाती है। रोगों से बचाने का कार्य कौन करती है हमारी बॉडी में, तो वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। और एड्स में WBC ही नष्ट होने लगती हैं, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये नष्ट होने लगती हैं। तो इसमें प्रभावित अंग क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली इसमें प्रभावित होती है। और लक्षण क्या है, भूख न लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाना इसके लक्षण है। और इसमें टेस्ट कौन सा होता है, इसके टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखें। एलिसा टेस्ट इसमें होता है। तो एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। यह रोग असुरक्षित संभोग और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले अगर बात करें कि ये किस में पाया गया और कहाँ पाया गया था एड्स, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में चिंपांजी में पाया गया था। और अगर मनुष्यों की बात करें कि मनुष्यों में कहाँ पाया गया, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में पाया गया, और किस में, तो चिंपांजी में। और मनुष्यों में कब पाया गया, तो 1981 ईस्वी में सर्वप्रथम सिटी लॉस एंजलिस यानी USA में पाया गया मनुष्यों में। और अगर बात करें कि भारत में कब मिला, भारत में एड्स का पहला मामला, पहला पेशेंट कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु चेन्नई में मिलता है और 1986 ईस्वी में मिलता है। तो भारत में कब मिलता है सर्वप्रथम, 1986 ईस्वी में तमिलनाडु चेन्नई में, और ये एक महिला में पाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखें कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका में चिंपांजी में पाया गया। और मनुष्यों की बात करें तो सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में सिटी लॉस एंजलिस में पाया गया।
और भारत में अगर बात करें कि भारत में सर्वप्रथम कब मिला, तो 1986 ईस्वी में तमिलनाडु चेन्नई में एक महिला में पाया गया। और किस वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस से फैलता है। और प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC। इसके बाद नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और रेबीज किस वायरस से फैलता है, तो रेबिडो वायरस से फैलता है रेबीज। और प्रभावित अंग है इसमें तंत्रिका तंत्र। और लक्षण क्या है, पानी से डर लगना, जीभ बाहर निकल आना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर, जल से डर लगना ही कहलाता है हाइड्रोफोबिया। तो लक्षण क्या है इसकी, पानी से डर लगना। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने, जख्म या चोट से होता है। और इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। तो इस रोग का संक्रमण कहाँ होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। और इस रोग के लक्षण दो रूप में देखने को मिलते हैं। पहले रोगी को पानी से डर लगता है और दूसरे लक्षण में रोगी की पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। तो ये लक्षण हैं रेबीज के। और इसका टीका किसने खोजा था, तो लुई पास्चर ने खोजा था रेबीज का टीका। तो पूछा जाता है कि रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो लुई पास्चर ने खोजा था। तो रेबीज से इतनी चीजें आप याद रखें। अगली बीमारी है गलसुआ। और गलसुआ किस वायरस से फैलता है, तो मम्स वायरस से फैलता है गलसुआ। और इसमें प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। तो गलसुआ में क्या प्रभावित होता है, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, ऐसे सूजन आ जाती है। और लक्षण है कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना। इसके बाद अगला है इबोला वायरस। इबोला वायरस किस वायरस से फैलता है, तो इबोला वायरस से ही फैलता है। और प्रभावित अंग इसमें है प्रतिरक्षा तंत्र। और लक्षण है इसके उल्टी, दस्त, बुखार और रक्तस्राव। इस वायरस का नाम एक कांगो की नदी है, कांगो की सहायक नदी है इबोला। तो इबोला नदी के नाम पर ही इस वायरस का नाम पड़ा है। और इबोला रोग की पहचान सबसे पहले 1976 में हुई थी, जब वर्तमान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका प्रकोप फैला था। और इसका नाम किसके नाम पर है, तो ये भी याद रखें कि इबोला नदी के नाम पर पड़ा है इबोला वायरस का नाम। इसके बाद अगला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से ही फैलता है। और इसमें प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर यानी पूरी बॉडी प्रभावित होती है। और लक्षण क्या है, सर्दी, खांसी, बुखार और जोड़ों में दर्द इसके लक्षण है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से इतनी चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है खसरा। खसरा किस वायरस से होता है, तो खसरा का वायरस है मोरविली वायरस। और इसमें प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, पूरी बॉडी इसमें भी प्रभावित होती है। और लक्षण क्या है, तो शरीर पर लाल दाने पड़ना, ये खसरा के लक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट है पीलिया या हेपेटाइटिस, जिसे जॉइंटिस कहते हैं। और इसका वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलता है पीलिया या हेपेटाइटिस। और प्रभावित अंग है इसमें लीवर प्रभावित होता है। लक्षण क्या है, आँख पीली पड़ जाती है, यूरिन पीली आने लगती है और स्किन भी पीली पड़ने लगती है। ये इसके लक्षण हैं पीलिया के। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा का वायरस कौन सा है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका वायरस है। और प्रभावित अंग है इसमें आँख। तो ट्रैकोमा किसको प्रभावित करती है, आँख को प्रभावित करती है। और वायरस कौन सा है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका वायरस है। और लक्षण है आँख दर्द और आँखों का लाल होना, आँखों में रेडनेस आना इसका लक्षण है। फिर अगली बीमारी है मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है। तो इसे याद रखें, ये विषाणु जनित रोग है। और ये किस वायरस से फैलता है, तो निसेरिया मेनिंगिटाइडिस वायरस से ये फैलता है। और इसमें प्रभावित अंग क्या है, तो मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है। लक्षण क्या है, तेज बुखार, सिर दर्द और बेहोशी, ये इसके लक्षण हैं। और यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। तो जो मानव के ब्रेन में झिल्ली पाई जाती है, मेनिंजाइटिस झिल्ली, उसमें रोगाणुओं का हमला होता है और स्वेलिंग आ जाती है, उसी से होता है मेनिंजाइटिस रोग। तो विषाणु जनित रोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग।
प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग हम एक ही स्लाइड में फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें सारी चीज़ें याद हो जाएं। पहला है मलेरिया। इसमें 5 रोग आते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत 5 रोग हैं। कौन कौन से? मलेरिया, कालाजार, पायरिया रोग, निद्रा रोग और पेचिस। तो मलेरिया किससे होता है? प्रभावित अंग क्या है इसमें? तो इसमें प्लीहा और आरबीसीज प्रभावित होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया में प्रभावित अंग क्या है? तो प्लीहा दिया होगा या फिर आरबीसीज दी होगी। तो दोनों चीज़ें आप याद रखें। और किस प्रोटोजोआ से फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया। और लक्षण क्या है इसके? ठंड के साथ बुखार आना इसके लक्षण है। फिर दूसरा है कालाजार। कालाजार में क्या प्रभावित होता है? प्रभावित अंग है इसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। और प्रोटोजोआ कौन सा है कालाजार का? तो लिस्मेनिया डोनावानी इसका प्रोटोजोआ है। और लक्षण है तेज बुखार और इसे डमडम फीवर भी कहते हैं। तो डमडम फीवर किसे कहते हैं? कालाजार को डमडम फीवर भी कहते हैं। और प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा, याद रखें। और लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है कालाजार। फिर है पायरिया रोग। पायरिया रोग में प्रभावित अंग है मसूड़े। और प्रोटोजोआ कौन सा है? किस प्रोटोजोआ से होता है पायरिया? तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है पायरिया रोग। और इसमें मसूड़ों से रक्त निकलना। लक्षण क्या है इसमें? मसूड़ों से ब्लड आने लगता है पायरिया में। तो पायरिया में प्रभावित अंग मसूड़े हैं, मसूड़ों से ब्लड आना ये इसका लक्षण है। और प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। इसके बाद है निद्रा रोग। इसमें प्रभावित अंग है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन। और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा। तो प्रोटोजोआ कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा इसका प्रोटोजोआ है। और लक्षण है इसके नींद के साथ बुखार आना, यह है निद्रा रोग। और पेचिस। पेचिस में प्रभावित अंग है आंत। इसमें आंतें प्रभावित होती हैं। और प्रोटोजोआ कौन सा है इसमें? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है पेचिस। और लक्षण क्या है इसमें? श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आना इसके लक्षण है। तो ये 5 रोग हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से यही पूछा जाता है रोग दे करके कि ये रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है या विषाणु जनित है या फिर जीवाणु जनित है। तो इन्हें भी आपने कहीं ना कहीं ट्रिक से पढ़ रखा होगा, याद कर रखा होगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं। तो इसकी काफ़ी फेमस ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। तो आप लोग अगर नहीं याद होता है ऐसे तो इसको रिलेट कर सकते हैं। पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। तो पा से हो जाएगा आपका पेचिस, और का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, और पर से हो जाएगा पायरिया, और सोते से हो जाएगा निद्रा रोग, ठीक है। तो इसे आप लोग चाहें तो ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता है तो पापा काम पर सोते हैं इसकी ट्रिक है। और मलेरिया का परजीवी वाहक होता है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया का जो परजीवी वाहक है वो क्या है? मादा एनोफिलीज है। और सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए आप कि मलेरिया का वाहक क्या है, परजीवी वाहक, तो वो मादा एनोफिलीज मच्छर है। और सीसी मक्खी है निद्रा रोग का। इसके बाद अब हम देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? तो पहले है गंजापन। यह टीनिया केपिटिस नामक कवक से होता है। तो किस कवक से होता है गंजापन? तो टीनिया केपिटिस नामक कवक से गंजापन होता है। और इस रोग में सर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। फिर अगला है दमा यानी अस्थमा। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़े में स्पर्लिजस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से जाल बनाकर फेफड़ों की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देता है। तो ये क्या करता है? फेफड़ों में जो कवक है फेफड़ों में एक जाल बना देता है, जिससे कि फेफड़ों में जो नलियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद अगला रोग है दाद यानी रिंगवॉर्म। यह रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। फिर है एथलीट फुट। एथलीट फुट इस रोग का कारक है टीनिया पेडिस नामक कवक। तो ये टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है और यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा कटने, फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये किस पार्ट को प्रभावित करेगा? जो त्वचा का सॉफ्ट पार्ट होगा, मुलायम हिस्सा होगा, उसको प्रभावित करता है। तो ये हो गए कवक जनित रोग। कवक जनित रोग के बाद फिर है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में सबसे पहले है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, यानी वो लाल और हरे रंग में
हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है रोगी को, और इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस से आप लोग इतनी चीजें याद रखें कि इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है कलर ब्लाइंडनेस में, तो इसमें लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, यानी 45 होती है, और इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा और वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं, जिससे वह बांझ होती है। इसके बाद फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इस रोग में व्यक्ति की चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर व्यक्ति को कहीं पर भी कट लग जाए, नॉर्मली क्या होता है, किसी को भी कट लगता है, चोट लगती है तो ब्लड बहता है, और थोड़ी देर बाद जब रक्त का थक्का बन जाता है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, व्यक्ति को चोट लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित हुई थी। इस बीमारी के बारे में पता चला, धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे, और हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए, और इसीलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शाही रोग किस बीमारी को कहते हैं, तो हीमोफीलिया को ही शाही रोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जब पता लगा था इस बीमारी को, तो किसमें पता लगा था? महारानी विक्टोरिया में इस बीमारी का सबसे पहले पता चला था। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी और अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से इतनी चीज़ें याद रखें। इसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी के ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। तो इसी के साथ हमने जेनेटिक डिसीज भी कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने सभी मानव रोगों के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े, फिर विषाणु जनित रोग पढ़े कि उसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। इसके बाद फिर हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखे, और कवक से होने वाले रोग देखे, और आनुवांशिक रोग भी पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम है, एनाफिलिस है, या फिर क्यूकस है, या फिर नन ऑफ दीज है। कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग है। निद्रा रोग किससे होता है? कवक जनित रोग है, प्रोटोजोआ, विषाणु जनित, या फिर जीवाणु जनित। तो निद्रा रोग होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है निद्रा रोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो क्षय रोग में दिया जाता है, यानी जिसे टीबी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। नेक्स्ट है, वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है? सिर्फ ग्रीन की, या फिर सिर्फ रेड की, या फिर रेड और ग्रीन दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरे दोनों रंग की इसमें पहचान नहीं होती है रोगी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो मलेरिया किस प्रकार का रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो कालाजार रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो अस्थि मज्जा होती है, यानी बोन मैरो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अस्थि मज्जा। फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गंजापन रोग का रोग कारक कवक क्या है? गंजापन रोग किस कवक से होता है? तो टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है गंजापन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीनिया कैपिटिस। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, गलसुआ रोग फैलता है, यानी गलसुआ रोग जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, या प्रोटोजोआ से किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, वायरस से। राइट आंसर हो जाएगा इसका विषाणु। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।